हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम 27 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही क्लासेस में आपके लिए लेके आता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टुडे वी सेलिब्रेट एज हैप्पी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड डे। अब वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर डे इन डे आउट काम कर रहे हैं और इनके थ्रू हमें बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो सारी चीजें मिलती हैं। तो इनको ऑनर करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड डे, राइट। चलिए अब सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि हम हर क्लास में पहले स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। So who was the first woman लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो लोकसभा स्पीकर जो हैं उनको इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, मीरा कुमार और प्रतिभा पाटिल। चलिए जिसने आंसर कर दिया है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आपका आंसर सही है तो इट्स गुड, नहीं है सही तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनिशिएट्स इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड। तो क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज दिस कोल गैसिफिकेशन? जस्ट अ सेकेंड। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। तो देखो गैसिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जब किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उससे वो चीज गैसिफिकेशन से रिलेटेड है। कोल गैसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जहां पे कोल माइन के अंदर जो है इसको माइन के अंदर ही करने की कोशिश की जा रही है और वही प्रोजेक्ट है मतलब। तो कोल को माइन के अंदर हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाएगा, फिर वहां से जो गैस निकलेगी वो गैस अलग अलग तरह की बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें हाइड्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन है। ये काफी यूजफुल रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, राइट। और एक पाइप के थ्रू उस गैस को कलेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस प्रोजेक्ट। अभी पायलट प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पायलट मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पर्टिकुलरली एक जगह पे इसको पहले चला के देखा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको अलग अलग देश के जहां जहां कोल माइंस अवेलेबल हैं वहां पे इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो ये एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है और अच्छा भी है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे बहुत सारे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट तो वो कई बार लेके इसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें एक रीजन ये है कि जब कोल बर्न होता है तो काफी सारा रेसिड्यू जो स्लरी होता है वो एक तरह से वहां से प्रोड्यूस होता है। इवन जो स्मोक होता है वो काफी हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ग्रीन तरीके से इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा और स्मोक वगैरह जो है उसको फिल्टर आउट करके निकाला जाएगा, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, इनकी जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड करके, दे हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर इन सीटू अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एट द कास्ता कोल ब्लॉक इन जमतारा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो देखिए कहां पे ये किया जा रहा है, झारखंड के अंदर जो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो कास्ता कोल ब्लॉक है उसके अंदर पर्टिकुलरली ये जो कोल गैसिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। द कोल विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द माइन एंड द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस विद इन द माइन। कि कोयले को माइन से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि ये प्रोसेस माइन के अंदर ही किया जाएगा जहां कोल प्रेजेंट है और उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इज इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन एसोसिएशन, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जिसको CMPDI कहते हैं, रांची, और साथ में कनाडा की एक कंपनी है एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज, ताकि जो मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये फुलफिल करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट which was started on 22 जून 2024 will be implemented in 2 phases। 2 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2 साल के लिए। प्रोजेक्ट aims to prove the underground gasification at the coal bearing site is economically viable। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और प्लस अगर देखा जाए तो बहुत सारा मशीनरी सेटअप में खर्चा आ जाता है।
खर्चा तो आता है इसमें बहुत ज्यादा, बस ये है कि लेकिन एक बार सेटअप कर दिया जाए, फिर वो पाइप के थ्रू जो गैस का कनेक्शन बन जाता है कि पाइप के थ्रू गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो फिर उसके बाद वो इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए ये किया जा रहा है। इट विल कन्वर्ट कोल इनटू वैल्यूएबल गैस, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस यहां से ऑब्टेन की जाएंगी। अब इसमें से जो देखो मीथेन और हाइड्रोजन अगर हम बात करते हैं तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट गैसेस हो जाती हैं जो हमारी बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। दीज गैसेस विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सिंथेटिक नेचुरल गैस, ठीक है, एंड केमिकल फीडस्टॉक्स फॉर फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, राइट। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो ये क्या है? इट इज अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। इट इज एक्टिव इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, दोनों अगर हम बात करते हैं स्टेट में तो वहां पे ये एक्टिव है क्योंकि सबसे ज्यादा कोल माइंस यहाँ पाए जाते हैं। इट ऑपरेट्स इन रानीगंज कोलफील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बंकुरा ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की, तो झारखंड के ये प्लेसेस हैं जिसमें से राजमहल कोलफील्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद, देवघर एंड गोडा ऑफ झारखंड स्टेट। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कोलफील्ड कैन बी ट्रेस्ड टू द स्टार्ट ऑफ कोल माइनिंग इन द रानीगंज कोलफील्ड। कब की बात की जा रही है? 1774 में, जब ब्रिटिश थे तभी से एक तरह से ये चीज स्टार्ट कर दी गई थी कोल माइनिंग की। अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहां पे है? सेंटोरिया, पश्चिम बर्धमान, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इस समय चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है समीरन दत्ता, ठीक है। सो ये थी इंफॉर्मेशन कोल फील्ड से रिलेटेड और जो कोल गैसिफिकेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, और साथ में उसके साथ नाम दिया गया है उल्लास। दो अलग अलग चीजें हैं इसमें समझने वाली चीज, कि एक तो लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है वो अचीव कर लिया है, ऐसा कहना है लद्दाख के एलजी का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उन्होंने एक जगह पे ये अनाउंस किया है। और प्लस इसमें हम देख रहे हैं उल्लास स्कीम या ऐप कह लीजिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये उल्लास स्कीम या ऐप। So according to the Union Ministry of Education, the Union Territory, who is the current Education Minister of India? लिख के बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट? और लास्ट हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, लास्ट अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री में तो वही एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हीं को ही कंटिन्यू किया गया है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस समय प्रेजेंट में? लद्दाख हैज अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये जो उल्लास स्कीम जो है, इसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ये स्कीम कहिए, इसको ऐप भी है, इसका एप्लीकेशन है जो दीक्षा पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन की तरफ से जो प्रोवाइड किया जाता है दीक्षा पोर्टल, उसके थ्रू ये ऐप चल रहा है, ठीक है। और इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिनकी पढ़ाई छूट गई है उसके बारे में बात की जाएगी। तो क्या है ये उल्लास? पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। Understanding lifelong learning for all in society, and it is a transformative initiative launched by the Indian government to promote lifelong learning and bridge the gap in basic literacy। कि अगर किसी के बेसिक लिटरेसी में कोई गैप रह जाता है तो यहाँ पे इस ऐप पे उसकी पढ़ाई की जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, जो स्किल्स वगैरह जो होती हैं, जो बेसिक स्किल्स, वो यहाँ पे सिखाई जाएंगी। आज के समय में अगर बात करते हैं, जो 15 साल से और उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो इस ऐप को यूज करके बहुत सारी जो बेसिक स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल विद इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। इट इज ए यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन सर्व एज डिजिटल गेटवे टू डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज, कि एक तरह से लर्निंग रिसोर्सेज जो होती है प्रोवाइड होता है, और ये कनेक्टेड है किसके थ्रू? दीक्षा पोर्टल के थ्रू, ठीक है, जहां पे लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप जो है अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारी स्किल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप जाके और चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। So according to Union Education Ministry, Ladakh has achieved more than 97% literacy। अब हम बात करते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की, तो लद्दाख ने टोटल 97% लिटरेसी जो है वो अचीव कर ली है। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। कौन है इस समय? बीडी मिश्रा।
ठीक है। ऑन 25 जून 2024 एट ए फंक्शन, वहां पे एक फंक्शन हुआ था जो जगह है सिंधु सांस्कृतिक केंद्र लेह के अंदर, वहां पे एक फंक्शन में इन्होंने अनाउंस किया कि 97% लिटरेसी जो है लद्दाख ने कवर कर लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री मोर देन 77 लाख पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम, जो उल्लास स्कीम चलाया जा रहा है आज के डेट तक। More than 1.29 crore learners and 35 lakh volunteer teachers are enrolled on the उल्लास मोबाइल ऐप, कि इतने लोग जो हैं इस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं और इसके थ्रू लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि लिटरेसी जो मैंने पूछा, तो आप कहेंगे कि लिटरेट किसको कहा जाता है? 97% लोगों ने अगर लिटरेसी गेन कर लिए तो लिटरेट किसे कहा जाएगा? तो लिटरेट उसे कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो 7 ईयर्स के अबव हैं और जिनको लिखना और पढ़ना आता है अपने रीजनल लैंग्वेज में, उनको हम कहेंगे कि वो लिटरेट हैं, राइट। तो इफ दे आर एबल टू राइट एंड रीड इन एनी लैंग्वेज they will be called as literate in India. According to 2011 census, the number of non-illiterates in the 15 years and above age group was 25.76 crore. अगर हम बात करते हैं तो 2011 सेंसस के अनुसार लगभग 15 साल से ऊपर 25.76 करोड़ जो थे वो इलिटरेट में आते थे, एंड 9.08 करोड़ वर मेल एंड 16.68 करोड़ जो थी इसमें फीमेल थी। तो कंडीशन अभी भी बहुत बुरी है, यानी ये वो लोग हैं जो ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, राइट। अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि इसका नाम आया तो थोड़ा बहुत लद्दाख के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जो आर्टिकल 370 था उसको हटा के और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था विद द इनेक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। एक्ट स्प्लिट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल है लेह और इसके आज के प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं एलजी हैं वो है बीडी मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एसबीआई प्लान्स टू ओपन 400 ब्रांचेस इन फिस्कल ईयर 2025। लगभग 2025 तक की बात की जा रही है कि 400 ब्रांचेस एसबीआई जो है अपनी और ओपन कर देगा। तो ऑलरेडी अगर एसबीआई की हम बात करते हैं तो बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक है और सबसे ज्यादा ब्रांचेस अगर एसबीआई की हैं तो किसी बैंक के हैं तो एसबीआई के हैं, इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया आल्सो, राइट। सो इन द 2024-25 फिस्कल ईयर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटेंड्स, इनका ये प्लान है कि लगभग 400 तक ब्रांचेस हम ओपन कर देंगे। किसका कहना है? ये चेयरमैन दिनेश कुमार खरा ने ये बात कही है। बिगेस्ट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया लॉन्च्ड 137 लोकेशंस इन 2023-24 की लगभग 137 लोकेशन ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है विद 59 ऑफ दोज बीइंग इन रूरल एरिया, जिसमें से 59 जो हैं रूरल एरियाज में हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 2023-24 के लिए इतने लोकेशंस को वो ट्रेस कर चुके हैं और वहां पे एसबीआई की ब्रांचेस बन रही हैं। Chairman of SBI stated that physical bank branches are still necessary to offer customer services in the recently developed field of wealth management and advisory services। तो अब देखिए नॉर्मली पूरा का पूरा अगर बैंकिंग सिस्टम भी हम कहें तो डिजिटली ट्रांसफर हो गया है, मतलब डिजिटली अवेलेबल है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जिसके लिए कहा जा रहा है, इनके जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि अभी भी नेसेसरी है जो ब्रांचेस हैं फिजिकल ब्रांचेस उनको ओपन करना, ठीक है। जैसे एडवाइजरी सर्विस हो जाती है, वेल्थ मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी होती है, किसी को लोन प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीजें फिजिकली आज के टाइम में भी बहुत नेसेसरी है। एज ऑफ मार्च 2024 द नेशंस एसबीआई owned by the Indian government had more than 22,500 branches, 63,580 ATMs और 82,900 बिजनेस आउटलेट्स जो हैं एसबीआई के आज के टाइम में इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार अब यहाँ पे आया है कि बैंकिंग आउटलेट क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ अ डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, एक ब्रांच होता है डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का, इसी को बैंकिंग आउटलेट भी कहते हैं, ठीक है। या किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हो सकता है या पेमेंट बैंक का भी हो सकता है, जो कि फिक्स्ड होता है एक सर्विस पॉइंट के लिए, ताकि वहां पे लोग जाके, जो आप देखते हैं कि नॉर्मली बैंक के जो ब्रांचेस होते हैं उसी को बैंकिंग आउटलेट कहा जा रहा है। अब उसमें नॉर्मली ना हर नॉर्मल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। द बैंक हैज टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इनकैशमेंट ऑफ चेक, कैश विड्रॉल्स और लेंडिंग ऑफ मनी, कि आप आराम से वहां पे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल कर सकते हैं।
और मिनिमम 4 घंटे के लिए कम से कम वो ओपन होना चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर जो ब्रांच होगी इसको बैंकिंग आउटलेट बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस मिनिमम सर्विस हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक, कि कम से कम 5 दिन में, हफ्ते में 5 दिन ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंडियन प्राइवेट बैंक्स डू नॉट नीड द आरबीआई's परमिशन टू सेट अप ब्रांच इन इंडिया। अब अपने ब्रांच को सेटअप करने के लिए जो पब्लिक और इंडियन प्राइवेट बैंक्स हैं इनको आरबीआई की परमिशन जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं और इंडियन प्राइवेट बैंक जो हैं, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं, दे हैव टू ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर न्यू बैंकिंग आउटलेट्स। कम से कम 25% जो नए बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो उन जगह पे इनको ओपन करना होता है जो नॉन बैंक्ड अनबैंक्ड एरिया है, ठीक है, रूरल एरियाज में, जहां पे पॉपुलेशन कम से कम 9,999 या इससे ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे अनबैंक एरिया में उनको ओपन करना पड़ता है कम से कम अपने बैंक के 25% बैंकिंग आउटलेट्स को, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया वाज सेटअप अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ठीक है। तो 1955 में इसको सेटअप किया गया था। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और इस समय प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आईबी भी कहा जाता है, ठीक है, चीफ तपन कुमार देका, जो प्रेजेंट में अभी भी चीफ है और पहले भी पिछले 2 साल से हैं, इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है, 1 ईयर एक्सटेंशन। तो मतलब फिक्स टेन्योर कुछ नहीं होता है इसमें। अगर बात करते हैं तो इट डिपेंड्स, जो कैबिनेट और चेयरमैन, जो होम मिनिस्ट्री जो डिसाइड करती है उसके अनुसार जो चेयरमैन की टेन्योर देखने को मिलता है। तो इनको 2 साल के लिए नॉर्मली अपॉइंट किया गया था, अब इसके बाद 1 साल का टेन्योर और इनका बढ़ा दिया गया है। तो करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार देका हैज बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस by the appointment committee of the cabinet which is chaired by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसको चेयर करते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपॉइंट किया और इनके टेन्योर को ऐसा माना है कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो 1 साल और इनको एक्सटेंड कर दिया जाए, राइट। अब आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी देश की जो होती है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं। कई देश के अंदर कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसको कोई ऐसे इवेंट ना हो जाए, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं तो उनको पहले से ही पहचान लेना, ठीक है। तो उसकी में काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रिपोर्ट्स दैट तपन कुमार देका विल होल्ड दिस पोजीशन 2025 तक ये रखेंगे। अगर इनकी बात करते हैं तो ये जब अरविंद कुमार, जो इससे पहले जो आईबी के चेयरमैन थे, उनके डायरेक्टर जनरल थे, उनके रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने पोजीशन होल्ड की है। ये 1988 हिमाचल प्रदेश कैडरे इंडियन पुलिस सर्विस वहां से पास आउट है। इन्होंने लगभग 2 डिकेड्स, लगभग 20 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहले भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस रखा है और इसलिए इनको इस समय डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ठीक है। आईबी की अगर हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टिल एक्टिव इन द वर्ल्ड। द जेनेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज ट्रेस्ड टू द सेटिंग ऑफ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 23 दिसंबर 1887, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी 1887 में, ठीक है। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच वाज लेटर रीनेम्ड एज द सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और बाद में इसको सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नाम रखा गया और बाद में फिर से कन्वर्ट कर दिया गया इसको किसमें, 1980 में इसका नाम पड़ गया सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और फाइनली इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका नाम पड़ा 1920 में, ठीक है। दिस ऑल हैपेंस बिफोर द इंडिपेंडेंस। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म, की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज है उससे पहले उसको पहचान के रोक देना, काउंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कलेक्शन इन बॉर्डर एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड एंटी सेसेशन एक्टिविटीज, जहां पे लोग डिमांड करते हैं अलग स्टेट और इन सब की। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इंटेलिजेंस कंसर्निंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द रेलिवेंट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑल्सो। इट इज अथॉरिटेटिवली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस समय कौन है? अमित शाह, ठीक है। Until 1968 इंटेलिजेंस ब्यूरो हैंडल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, और बाद में 1968 के बाद एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का जो फंक्शन था वो नई एजेंसी जो क्रिएट हुई जिसको बोलते हैं रॉ,
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो बाकी अब एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है, आईबी जो है वो इंटरनल इंटेलिजेंस पे काम करती है। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, कौन थे पहले इंडियन, क्योंकि ब्रिटिश से स्टार्ट हुआ था तो पहले इंडियन थे टीजी संजीव पिल्ले, ठीक है, 29 अप्रैल 1947। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओम बिरला इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। अपोजिशन पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट, इस लोकसभा इलेक्शन में ऐसा हुआ कि इसका इलेक्शन कराना पड़ा। नॉर्मली ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है और जो गवर्निंग पार्टी है दोनों मिलके अपना नाम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इलेक्शन कराना पड़ गया इस बार, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी थी, वो भी डिमांड कर रहे थे कि उनके जो कैंडिडेट हैं उनको स्पीकर बनाया जाए। और कौन थे उनके कैंडिडेट, अभी बात करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। सो ओम बिरला, अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट, वाज री इलेक्टेड, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार थी उसमें ओम बिरला ही, मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी और इससे पहले ओम बिरला ने ही स्पीकर का पद संभाला हुआ था। ओम बिरला के टाइम पीरियड में, टेन्योर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 की बात हो जाती है, और भी बहुत सारे, सीए हो गया, किसान बिल जो हुआ था काफी कॉन्ट्राडिक्टरी बिल था, तो उसको भी लेके आया गया था। सो वर्किंग जो थी, और देखा है तो इन्होंने बहुत सही तरीके से संभाला सारी चीजों को। कई बार ऐसे वक्त आया जब पार्लियामेंट के अंदर बहुत देर तक कार्रवाई रुकी रही, उस मोमेंट पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया सारी चीजों को, तो उसी चीज को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया है फिर से, और वापस से ये स्पीकर बन गए, राइट। सो री इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा ऑन 26 जून 2024। और इसमें एक और बड़ी बात थी कि नॉर्मली स्पीकर का पद लेने के बाद जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कई जगह पे ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, कि स्पीकर वापस से वो एमपी इलेक्ट होके नहीं आए हैं या फिर दोबारा इलेक्शन ही नहीं लड़े हैं, लेकिन ओम बिरला वापस से री इलेक्ट होके एमपी आए और फिर यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी इनको दोबारा प्रोवाइड की गई। सो ही वाज इलेक्टेड बाय वॉइस वोट। अब हुआ ये कि जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपने कैंडिडेट को लेके आए, ठीक है, और फिर इसके कारण क्या हुआ, इलेक्शन कराना पड़ा। और इस इलेक्शन में वॉइस वोट होता है कि उसमें बोलते हैं दोज इन द फेवर से यस, तो आए करते हैं, तो ज्यादा लोगों ने आए बोला, तो इसलिए इन फेवर ऑफ ओम बिरला। बाकी इस काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपोजिशन पार्टी भी सहमत हो गई कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी जब एनडीए मेजोरिटी में है तो ऑब्वियस सी बात है। According to Article 93 of the Constitution, members of the Lok Sabha are to elect a speaker and a deputy speaker। तो आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होगा फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स आर इलेक्टेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि उस समय जितने लोग लोकसभा के अंदर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, राइट। A simple majority means, चलिए ये समझा दिया मैंने आपको। ओम बिरला was also the speaker of 17th लोकसभा, अब वो 18th लोकसभा के भी स्पीकर बन गए हैं, और 18th लोकसभा के स्पीकर बन के 17th पर्सन है जो लोकसभा स्पीकर बने हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। By convention, the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha are chosen by consensus between the ruling and opposition parties. However, this time the ruling NDA and the Congress party-led India bloc failed to reach a consensus. और इसीलिए फिर क्या करना पड़ा, इलेक्शन कराना पड़ा, राइट। तो अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट थे के सुरेश, जो कि लगभग 8 बार एमपी के रूप में 8वीं बार इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा के अंदर। और ये कह रहे थे कि सीनियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखते हैं लोकसभा के अंदर, सीनियोरिटी इस बेसिस पे नहीं देखी जाती कि एज में सीनियर है, इस बेसिस पे दी जाती कितने बार इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो के सुरेश जो है केरल के अंदर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम है मैवेलिक्कारा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है लोकसभा के इतिहास में कि लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कराना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसी में एक और चीज भी ऐड कर दूं कि लोकसभा के स्पीकर के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी इलेक्ट हुए हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन है इस समय, राहुल गांधी। ये चीज भी ध्यान रखना है। दिस इज अगेन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। पिछले 10 सालों से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए कम से कम आपको 543 में से 55 सीट्स लेके आनी होती है मिनिमम,
और वो 55 सीट्स किसी एक सिंगल पार्टी को मिल नहीं रही थी, बट इस बार कांग्रेस को 99 सीट्स मिली है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन में हम देख रहे हैं राहुल गांधी आए, राइट। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर वाज हेल्ड इन। अब कुछ फैक्ट की हम बात कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था 1952 में टू इलेक्ट द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, द रूलिंग कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट वाज गणेश वासुदेव। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, और इनके अपोजिशन में थे शांताराम मोरे, और मावलंकर ने डिफीट कर दिया था, और इसीलिए द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इज जीवी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके अलावा सेकेंड टाइम कॉन्टेस्ट फॉर द लोकसभा स्पीकर जो हुआ वो 1967 में हुआ। ये इतना नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्ट्स की बातें देख लेते हैं। तो यहां पे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जीवी मावलंकर जो है वो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 5 और लोग हैं जो 2 बार कंटिन्यूअसली लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं, नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, लेकिन दो बार लोकसभा स्पीकर रहे हैं। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, गुरदयाल सिंह ढिल्लन, बलराम जाखर, जीएमसी बलियोगी, और फिर ओम बिरला, राइट। फर्स्ट पर्सन टू बी यूनैनिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर, यानी पहले वो जिनको कोई कॉन्टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, दोनों पार्टीज ने, मधभूषी आनंद स्वामी अयंगर, ठीक है, ये बिना किसी कॉन्टेस्ट के ही लोकसभा स्पीकर बन गए थे। इसी तरह पूर्णो संगमा वाज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी कैंडिडेट, कि ये पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जो अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट होकर लोकसभा स्पीकर बने थे। ही बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी इन 1996 and the United Front government led by Janata Dal was in power. GMC Balyogi of the Telugu Desam Party is the youngest and first Dalit person to become the Speaker of the Lok Sabha. GMC Balyogi की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे यंगेस्ट अब तक के स्पीकर रहे हैं और पहले दलित स्पीकर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह केएस हेगड़े वाज द फर्स्ट एंड ओनली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट, कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, उसके बाद पहले ऐसे स्पीकर बने जो जज के रूप में काम कर चुके हैं। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली स्पीकर हु रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पार्टी आफ्टर बिकमिंग लोकसभा स्पीकर। और नीलम संजीवा रेड्डी की बात करते हैं तो 1977 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। और इन्हीं की अगर बात करते हैं तो शी इज द ओनली लोकसभा, ही इज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इलेक्ट किया गया। मीरा कुमार ऑफ द कांग्रेस जो हैं ये रह चुकी हैं पहली वुमेन टू बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर स्पीकर के रूप में किसने देखा है? बलराम जाखर ने, लगभग 9 साल तक। और अगर मैं कहूं तो ओम बिरला जी जो हैं इसको रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं 10 साल रह के। शॉर्टेस्ट टेन्योर स्पीकर के रूप में नीलम संजीवा रेड्डी हैं जिन्होंने 1977 के अंदर सिर्फ 109 दिन के बाद रिजाइन कर दिया था। तो ये कुछ फैक्ट थे लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड। इसके अलावा देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसमें और आप पढ़ के और अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं, जैसे इंटरिम बजट क्या होता है। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट लेके आया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। डिजिटल डिटॉक्स 24-25 के लिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क क्या है एंड व्हाट इज द ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम। तो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके ऊपर और आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट। अब जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस और थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भी बता सकते हैं। Which company has launched first pilot project for underground coal gasification in India? किस कंपनी ने लॉन्च किया है पहला फर्स्ट? तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड? हेडक्वार्टर कहां पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, राइट। Which union territory has recently achieved full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? किस यूनियन टेरिटरी ने? यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख। When did the union territory of Ladakh came into existence? Now there are certain questions जो मैं चाहूंगा कि you have to answer। अब आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे तो 31 अक्टूबर फिक्स है, राइट।
2019-20। इसका हिंट है कि आर्टिकल 370 जब हटाया गया था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? लद्दाख का कैपिटल क्या है? लेह। हु इज कंसिडर्ड एज इलिटरेट इन इंडिया? भारत के अंदर किसको इलिटरेट कहा जाता है? अ पर्सन हु इज 7 years old एंड अबव कैन नॉट रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन, कि जो 7 साल का हो चुका है उसके बाद भी किसी लैंग्वेज में लिख और पढ़ नहीं सकता है, वो इलिटरेट कहलाएगा। हाउ मेनी ब्रांचेस डज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू ओपन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? कितने ब्रांचेस की प्लानिंग की गई है? 400 ब्रांचेस की प्लान कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, कम से कम 400 ब्रांचेस। चेयरमैन कौन है एसबीआई के इस समय? दिनेश कुमार खरा। इंटेलिजेंस ब्यूरो कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आईबी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स राइट नाउ? कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह। हु इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? कौन इलेक्ट किए गए हैं? ओम बिरला, सेकेंड टाइम इलेक्ट किए गए हैं। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलांकर। Who was the first woman लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके जो प्रिपरेशन है उसमें काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर टुडे।